नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। मुझे लगता है आज के एपिसोड में वी विल कंक्लूड आवर सीरीज ऑन इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट एंड आज का डिस्कशन फोकस्ड होगा ऑन द इवेंट्स ऑफ 20th सेंचुरी दैट विल गिव अस अ परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेयर द कॉन्फ्लिक्ट स्टैंड्स टुडे। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? जहाँ से हमने छोड़ा 1897 की फर्स्ट ज़ायोनिस्ट कॉन्फ्रेंस इन बाजिल। वहाँ पे बेसिकली नाउ दिस डिमांड फॉर अ सेपरेट नेशन, सेपरेट जूइश स्टेट इन द रीजन ऑफ पैलेस्टाइन। और पैलेस्टाइन का रीजन कौन सा है? जो मेडिटेरेनियन सी का किनारा है, वहाँ से लेकर जॉर्डन रिवर के बीच का रीजन पैलेस्टाइन कहलाता है। तो उस रीजन में एक होम फॉर जूइश पीपल एस्टैब्लिश करने की डिमांड अब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एंड नाउ वी विल फास्ट फॉरवर्ड टू द टाइम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये एक बहुत अलग अपना खुद का एक डिस्कशन है। बट हमें जानना ये ज़रूरी है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देयर वर टू साइड्स एंड वन वॉज कॉल्ड सेंट्रल पावर्स। सेंट्रल पावर्स में ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन टर्क्स था, जर्मनी वॉज इन सेंट्रल पावर्स, सो विलियम काइजर वॉज द लीडर ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम, एंड देन ऑस्ट्रिया वॉज पार्ट ऑफ सेंट्रल पावर, एंड देन अलाइड पावर्स हैड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया बीच में चला जाता है 1917 में, क्योंकि वहाँ पर बोल्शेविक रेवोल्यूशन हो जाती है। और ब्रिटेन इस टाइम एक बहुत पावरफुल नेशन है, राइट? लाइक अभी भी बहुत सारी कॉलोनीज, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक पावर है ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन क्या करता है? ब्रिटेन राइट इन द मिडल ऑफ द वॉर सोचता है कि किस तरीके से ऑटोमन टर्क्स को कमज़ोर किया जाए। और ऑटोमन साम्राज्य जो उस समय होता है वो आज का जो पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, आज की जो हम ये कंट्रीज़ देखते हैं, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, पैलेस्टाइन, इज़राइल, अरेबियन पेनिनसुला, ये वाला जितना एरिया होता है इसमें ऑटोमन साम्राज्य का अधिकार होता है। टर्की, इराक, इन सारे एरियाज़ में ऑटोमन साम्राज्य होता है। तो ब्रिटेन क्या सोचता है कि यहाँ पर अगर हम एक रिवॉल्ट करवा दें तो ऑटोमन्स कमज़ोर पड़ जाएंगे। सो देयर इज़ मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस बिटवीन द ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इजिप्ट एंड शरीफ ऑफ मक्का हुसैन बिन अली। और इस करस्पॉन्डेंस में बेसिकली ब्रिटेन क्या करता है, वो कहता है कि यहाँ पर अगर आप ऑटोमन टर्क्स के अगेंस्ट रिवॉल्ट कर देंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद हम लोग ये पूरा रीजन का खलीफा या आपको इसका हेड बना देंगे और ये पूरा एक अरेबियन एम्पायर टाइप आपको हम दे देंगे। तो ये बेसिकली एक तरीके से उनको प्रॉमिस करते हैं ऐसा कि आप एक रिवॉल्ट करवाइए और उस रिवॉल्ट के एंड में हम आपको ये पूरा एरिया आपके सुपुर्द कर देंगे। दूसरी तरफ बट हाउएवर ये लोग क्या करते हैं, ब्रिटेन मेक्स एन अग्रीमेंट कॉल्ड साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट विथ फ्रांस, एंड व्हाट दे से इन दैट अग्रीमेंट दैट आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दे विल डिवाइड दिस रीजन बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन। ये लोग कुछ कुछ एरियाज जो है वो अपने कंट्रोल में रखेंगे अंटिल देयर इज दे विल बिकॉज दीज रीजन्स कैन नॉट हैव देयर ओन स्टेबल गवर्नमेंट। तो आप देखिए ये अरब रिवॉल्ट में एक बहुत फेमस ऑफिसर रहते हैं ब्रिटिश, टी.ई. लॉरेंस, जिनको लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी कहा जाता है। तो एक इंटेलिजेंस मेमो में वो डिस्क्राइब करते हैं अब अरब रिवॉल्ट का, जो शरीफ हुसैन का अरब रिवॉल्ट होता है। क्या लिखते हैं उसमें? बेनिफिशियल टू अस बिकॉज इट मार्चेज विथ आर इमीडिएट एम्स, द ब्रेकअप ऑफ द इस्लामिक ब्लॉक, है ना? तो ऑटोमन ब्लॉक जो है वो इस्लामिक ब्लॉक को बोल रहे हैं ये, एंड द डिफीट एंड डिसरप्शन ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, एंड बिकॉज द स्टेट्स वुड सेट अप to succeed the Turks would be harmless to ourselves.
The Arabs are even less stable than the Turks. If properly handled, they would remain in a state of political mosaic, a tissue of small, jealous principalities incapable of cohesion. So this is what actually British are thinking. But वो promise क्या कर रहे हैं कि आप रिवॉल्ट करिए, आपको हम ये रीजन दे देंगे. ये सब 1916 में हो रहा है, राइट इन द मिडल ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. एक तरफ फ्रांस के साथ अग्रीमेंट, दूसरी तरफ शरीफ, मक्का के शरीफ के साथ अग्रीमेंट. एंड देन इन 1917, बिकॉज ऑफ दिस Zionist movement and the fact that the Jews from across, the Jewish communities from across the world are helping France and Britain in the war effort, मतलब वॉर एफर्ट की फंडिंग, वॉर एफर्ट में इंटेलिजेंस, ये बहुत सारी जूइश कम्युनिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं. तो अल्टीमेटली बाल्फोर डिक्लेरेशन होता है जिसमें एक वर्ड, एक फ्रेज यूज़ करा जाता है, टू एस्टैब्लिश नेशनल होम फॉर जूइश पीपल. और ये क्या होता है, ये डिक्लेरेशन आर्थर बाल्फोर जो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, वो लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड को, लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड का नाम आपने कभी रॉथस्चाइल्ड जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में सुना होगा, तो ये वही लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड है, उसी फैमिली के हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल. तो इनको एक डिक्लेरेशन में फाइनली ऐसा बताया जाता है कि वी विल हेल्प एस्टैब्लिश नेशनल होम फॉर जूइश पीपल. और ये प्लान क्या होता है कि जो डिवीजन होगा साइक्स पिकॉट में के अंतर्गत, वो डिवीजन में पैलेस्टाइन वाला रीजन ब्रिटेन कंट्रोल करेगा, एंड देन इट विल अलाउ जूइश कम्युनिटीज टू सेटल इन पैलेस्टाइन. जो फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बाल्फोर ऐसा लिखते हैं अपने लेटर में, डिक्लेयरिंग टू लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड. तो अब ये बहुत ही, देखिए आप मतलब समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से यहाँ पर ये रूट्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट हैव टेकन प्लेस, है ना. तो अब क्या होगा, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होगा, पेरिस पीस अग्रीमेंट होगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइस इन 1919, और उसमें क्या होगा, उसमें अरब जो रीजन है उसको फ्रांस और ब्रिटेन अपने अपने में डिवाइड कर लेंगे, और अब अरब कंट्रीज को ये अपने साथ एक बहुत बड़ा धोखा लगेगा. तो ये एंगर अब यहां पर डेवलप हो जाएगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है ना. और पैलेस्टाइन रीजन में अब धीरे धीरे जूइश सेटलमेंट्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, और इनको आलिया कहा जाता है, लाइक the Jewish communities from across the world coming into Palestine and settling. तो फर्स्ट आलिया 1881 से 1903 कुछ लोग आ ही रहे थे, बट अब तेजी से आएंगे 1904 टू 1914. सेकंड आलिया फिर वर्ल्ड वॉर के कारण थोड़ा रुक जाता है, फिर 1919 टू 24, देन 24 टू 29, देन 29 टू 39. और हर आलिया में 150,000, 250,000, 170,000, इस तरीके से जूइश people keep coming and start settling in Palestine, thus changing the demography of the region. वहां पे जहां पे एक समय 1% जूइश पॉपुलेशन हुआ करती थी, बढ़ते बढ़ते अब ये वहां पे उस रीजन में, पैलेस्टाइन रीजन में मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लेवल पे पहुंच जाएगी. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दिल दहलाने वाले incidences होते हैं, which is known as Holocaust, and Hitler commits Holocaust of the Jewish communities, and 6 million Jews are killed in that Holocaust. तो ये इससे क्या होगा, ये इतनी दर्दनाक कहानी है कि सारे वर्ल्ड की सिंपथी विल नाउ बी विथ जूइश कम्युनिटीज. बट सोचने वाली बात यह है कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिटलर्स राइज, नाजी पार्टीज राइज इन जर्मनी, बोथ ब्रिटेन एंड फ्रांस टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू इट. क्योंकि एक तरफ इनको यह भी लग रहा था कि जो फार राइट होता है, फासिज्म, हिटलर का फासिज्म वॉज अ परफेक्ट काउंटर टू स्टालिन का फार लेफ्ट कम्युनिज्म. तो
ये भी एक मन ये लोग सोच रहे थे कि हाँ ठीक है, उससे काउंटर होते जाएगा। और हिटलर और स्टालिन में बिल्कुल भयंकर दुश्मनी ही मान लीजिए आप, until the start of First World War, where they both sign an agreement कि तुम ईस्ट यूरोप को संभालो और मैं वेस्ट यूरोप पे हमला करता हूं, एंड देन हिटलर गोज ऑन अग्रेशन, जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तक ये दोनों बहुत ऑपोजिट एंड्स पे रहे थे, और यही ब्रिटेन और फ्रांस सोच रहे थे। तो दे टर्न्ड अ ब्लाइंड आई। द अदर बिट इज, मैंने जो आपको बताया कि बहुत समय से यूरोप में जूइश कम्युनिटीज को प्रोसिक्यूट किया गया था। अगर ये कम्युनिटीज पहले ही वहां पे वेल इंटीग्रेटेड हो जाती थ्रू इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस फैब्रिक ऑफ द सोसाइटी, तो शायद ये नौबत नहीं आती। बट जो भी है, अब जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा तो सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाएगी। अब ब्रिटेन इज नो मोर द पावर, द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि इनके बहुत सारे कॉलोनीज खत्म हो जाएंगे, इनको अमेरिका फोर्स करेगा टू गिव इंडिपेंडेंस टू अ लॉट ऑफ कॉलोनीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और इसके कारण से अब ब्रिटेन की इकोनॉमी भी फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर पर पहुंच जाएगी। सबसे पहले सबसे मेजर इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल पावर बन जाएगा अमेरिका। तो यहां से अब ब्रिटेन की पावर रिड्यूस होना शुरू होगी और अमेरिका की पावर बढ़ना शुरू होगी। अब क्या होगा? बिकॉज देयर आर, अब जो जूइश सेटलमेंट्स है वो इतनी ज्यादा है कि नाउ यहां पर ये टेंशन जो है ये अब इरप्ट होने की सिचुएशन में आ गया है। तो होता क्या है, ब्रिटेन ये सिचुएशन छोड़ के चला जाता है। बेसिकली वो यूएन को सौंप देता है ये दोनों मामले, इंडिया पाकिस्तान वाला और इजराइल पैलेस्टाइन वाला मामला यूएन को सौंप के चला जाता है। और यूएन कौन है? यूएन उस समय यूएस है और यूके ही है, इनका ही मेजर कंट्रोल है यूएन पे। तो यूएन क्या दे देता है वर्डिक्ट कि 35% जूइश स्टेट ऑफ इजराइल को मिलेगा वो लैंड, और 65% पैलेस्टाइन को। अब देखिए, कहने का मतलब यहां पर यह है कि ये मामले को एड्रेस करना जरूरी था, पर इस तरीके से एड्रेस करने से क्या हुआ? इट ओपन्ड अ परमानेंट वुंड। यहां पर अब एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाएगा। देखिए, आपको किसी लैंड से इमोशनल अटैचमेंट है, भावनात्मक जुड़ाव समझ में आता है, बट अगर कल को वर्ल्ड में हर कोई कम्युनिटी अपने भावनात्मक जुड़ाव वाली जगह पर ही जाने को कहने लगे तो ये तो हालत बहुत खराब हो जाएगी। आप इंडिया में सोचिए, इंडिया एक समय कंधार जो था वो इंडिया के ज्योग्राफी का हिस्सा था। तो क्या हम भी बोल दें कि हमको जाकर अफगानिस्तान में कंधार में सेटल होना है? ऐसा अगर करने लगे तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, तो कितने पीछे तक जाएं सो दैट यू कैन क्लेम इट योर ओन, है ना? तो ये एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो यहां पर हमको सोचना बहुत जरूरी है। एनीवेज, तो अब जब यूएन ये डिक्लेयर कर देता है तो अरब कंट्रीज इसको बिल्कुल इसके ऑपोजिट खड़े हो जाते हैं, और 14 मई 1948 को इजराइल अपने आप को एक कंट्री, एक स्टेट डिक्लेयर करता है, और अगले दिन सारे अरब कंट्रीज इस पे अटैक कर देती हैं। 1948 का वॉर, और कौन कौन सी कंट्रीज? जॉर्डन, सीरिया, इजिप्ट, सऊदी अरेब, अरब, यमन, इराक, ये सारे मिलके इस पे अटैक कर देते हैं। अब जब ये अटैक करते हैं तो इजराइल को सपोर्ट है, इजराइल का इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होता है उस समय, यूएस का सपोर्ट है, बट फिर भी एक बहुत छोटा सा कंट्री रहता है, बट वो मिलके इनको हरा देता है। और जब हरा देता है तो दुनिया को बहुत आश्चर्य होता है। बट अब जो है ये मामला सुलग गया है, मतलब अब ये मामला जो मैंने कहा एक परमानेंट वुंड बन के अब उभरते ही रहेगा। इंडिया का सिचुएशन क्या है? इंडिया रिकॉग्नाइज तो कर देता है, बिकॉज अगेन एज आई सेड द सिंपैथी ऑफ द वर्ल्ड इज विद द जूइश कम्युनिटीज, बट इंडिया डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश नहीं करता। क्यों? बिकॉज इंडिया कंसिडर्स इट्स ओन मुस्लिम पॉपुलेशन, वो एक कंसिडरेशन होता है ना? और भावना, जो मैंने कहा भावनात्मक जो मामला है वो अब सोचना बहुत जरूरी है। तो इंडिया डिप्लोमेटिक टाइज एस्टैब्लिश नहीं करेगा।
नाउ व्हाट विल हैपन 1950 ऑनवर्ड्स, एक दो चीजें जो बहुत समझनी हमको जरूरी है। पहली चीज, जो इजराइल पैलेस्टाइन का मामला है वो रीजनल पॉलिटिक्स में उस रीजन की नेतागिरी करने का मामला बन जाएगा। People will champion in that region the cause of Palestine to establish their leadership in the region। और हम देखेंगे अलग अलग कंट्रीज बीच बीच में खड़ी होंगी to champion the cause of Palestine, but वो championing the cause of Palestine is just a decoy, खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ, वो वाला मामला है यहाँ पर, है ना। दूसरा, it will get mixed up from 1950 onwards with the Cold War politics। तो इजराइल वर्सेस पैलेस्टाइन बन जाएगा यूएस वर्सेस सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, सोवियत संघ, ये वो कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स का मामला हो जाएगा। और इसमें सबसे पहला स्टेप होगा 1950 में यासिर अराफात, आपने नाम सुना होगा, यासिर अराफात विल एस्टैब्लिश फतह पार्टी, जिसे आज आपने सुना होगा, अभी की न्यूज पढ़ रहे होंगे तो फतह पार्टी को एस्टैब्लिश करते हैं विथ एन एम ऑफ रिप्लेसिंग इजराइल विथ पैलेस्टाइन स्टेट। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा एक्सट्रीम एम है, एलिमिनेट इजराइल, रिप्लेस इजराइल वाला एम, है ना। तो अब देखिए यासिर अराफात यहां पर आने लग गए, पैलेस्टाइन कॉज को चैंपियन कर रहे हैं, तो वहां पे अब ये लीडर बनने की कोशिश करेंगे उस रीजन का, है ना। और फिर क्या होगा, 1956 में एक और मामला आएगा और वो मामला होगा सुएज कैनाल संकट, सुएज क्राइसिस। अब सुएज क्राइसिस क्या है, इजिप्ट में कर्नल नासिर की सरकार बनती है और वो क्या करते हैं, जैसे ही प्रेसिडेंट बनते हैं तो ही नेशनलाइजेस सुएज कैनाल कंपनी विच वाज अर्लियर इन द जॉइंटली डिवाइडेड बिटवीन फ्रांस एंड ब्रिटेन, है ना। वो बाद में एक एडमिनिस्ट्रिंग कंपनी है थी ये सुएज कैनाल कंपनी, जिसका अधिकार ब्रिटेन और फ्रांस का आधा आधा रहता है उस पर, तो उसको नेशनलाइज कर देते हैं। अब भड़क जाता है ब्रिटेन, है ना, और भड़क जाता है तो वो अटैक कर देते हैं इजिप्ट पे, इजराइल को की भी सपोर्ट लेके। इजराइल का भी एक मामला रहता है जिनको उसमें स्ट्रेट ऑफ टिरान जो होती है उस पर इजराइल को अपना अधिकार चाहिए होता है, तो इजराइल भी चला जाता है। अब यूएस और यूएसएसआर यहां पर प्रेशर बना के दोनों को वहां से बाहर निकालते हैं और यहां पे पहली बार ये समझ में आ जाता है कि भाई ब्रिटेन का एज अ सुपर पावर अब दी एंड हो चुका है, यूएस इज द सुपर पावर। तो ये सुएज कैनाल क्राइसिस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना होती है। और देखिए अब कर्नल नासिर भी तो अपने आप को, इन्होंने क्यों नेशनलाइज किया, ऐसा मूव किया क्योंकि अपने आप को उस रीजन में लीडर बनने की, लीडर घोषित करने की वो अब कोशिश कर रहे हैं। और उनको किसका सपोर्ट है, यूएसएसआर का सपोर्ट है। और इजराइल को किसका सपोर्ट है, यूएस का सपोर्ट है। कोल्ड वॉर चल रहा है। समझ रहे हैं आप कैसे, किस तरीके से ये मामला अब नो मोर अबाउट इजराइल पैलेस्टाइन बन रहा है बट अबाउट रीजनल एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स का मामला बन रहा है। और कर्नल नासिर अब आगे बढ़ के एक काम क्या करते हैं 1956 के सुएज कैनाल क्राइसिस के बाद 1964 में। तो 1956 में जब ब्रिटेन बाहर हो गया तो आप सोचिए ना, कर्नल नासिर का ओहदा बढ़ गया ना अब सडनली, कि अरे वाह ब्रिटेन को बाहर कर दिया वहां से, जो भी जिस तरीके से भी करा, यूएन, यूएस, यूएसएसआर ने प्रेशर बनाया, बट उनका स्टैचर बढ़ गया। तो 1964 में नाउ ही विल एस्टैब्लिश पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश कर देंगे। और ये देखिए, अगर करना होता ट्रूली, अगर पैलेस्टीन लिबरेशन के बारे में सोचते तो ये बोलते कि भाई चलो यासिर अराफात को ही आगे बढ़ाते हैं ना, वो लोग वो भी तो यही बात कर रहे हैं, टू एलिमिनेट इजराइल, टू तो साथ मिलके, बट साथ मिलके नहीं, ये अपनी लीडरशिप आगे लाने का मामला था। तो वो ये ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करते हैं। और फिर 1967 में फिर से इजिप्ट और सीरिया इजराइल पे अटैक कर देते हैं और फिर से हरा देता है इजराइल इनको। और इस बार न सिर्फ हराता है बट इनकी कुछ कुछ टेरिटरीज पे भी अधिकार कर लेता है। गोलान हाइट सीरिया से छीन लेता है, सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट छीन लेता है इजिप्ट से। पैलेस्टाइन का जो रीजन था वेस्ट बैंक वाला, जो यूएन के डिवीजन के बाद बनना था, वो अब खुद लेता है। और ईस्ट जेरूसलम में भी अपना कब्जा जमा लेता है। ये 1967 के वॉर के बाद होता है।
अब 1969 में फिर क्या होगा? अब देखिए कन्नन नासिर की हार हुई ना, तो वहां पे वो वीक पड़ जाते हैं। और देखिए किसी भी कंट्री में जो ऐसे मिलिट्री लीडर्स बनते हैं, उनको ये जब हारते हैं तो वो वीक हो जाते हैं, और वीक हो जाते हैं तो क्या होगा? अब पीएलओ पे यासिर अराफात उसके प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो पीएलओ और फत साथ में हो जाएंगे और उसके प्रेसिडेंट यासिर अराफात, और कन्नन नासिर की जगह अब अनवर सादात आ जाएंगे इजिप्ट में। अनवर सादात वाइस प्रेसिडेंट रह चुके रहते हैं कन्नन नासिर के अंडर, तो आते के साथ ही वो उन्हीं का एजेंडा आगे बढ़ाते हैं। 1973 में वॉर ऑफ योम किपुर, एक सरप्राइज अटैक लॉन्च करते हैं अरब नेशंस फिर से, और फिर से इजराइल इनको हरा देता है। बट इस बार अब इजराइल को एक बात समझ में आ जाती है कि ये बार बार जो अटैक हो रहे हैं, हम हर बार तो अभी हरा दे रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइम, बट ये मामला ज्यादा दिनों तक शायद चले नहीं। तो इजराइल भी अब सोच रहा है कि यार थोड़ा सा मतलब कोई ऑल्टरनेटिव्स, कोई डिप्लोमेटिक कॉन्वर्सेशन, संवाद करना जरूरी है। और 1973 में एक और काम होता है, ऑयल एम्बार्गो। ये जब हारते हैं अरब नेशंस वॉर ऑफ योम किपुर में, तो ये ऑयल एम्बार्गो लगा देते हैं अगेंस्ट वेस्टर्न कंट्रीज, जिससे 300% इंक्रीज हो जाता है द प्राइस ऑफ ऑयल, कि ऑयल ही सप्लाई नहीं करेंगे हम। तो वेस्टर्न कंट्रीज, अब यूएस को समझ में आ जाता है कि भाई ये ऐसे काम तो चलेगा नहीं, हमको एक्सेप्टेंस गेन करानी होगी इस रीजन में टुवर्ड्स इजराइल। हमको इंश्योर करना होता कि द कंट्रीज इन द रीजन रिकॉग्नाइज इजराइल। इसलिए अब एफर्ट मारना शुरू करता है यूनाइटेड स्टेट्स, और एफर्ट मारने में ही सबसे पहले 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड होता है। और कैंप डेविड अकॉर्ड में इजिप्ट इजराइल को मान्यता दे देता है, जो एक बहुत बड़ा दुश्मन है अब वो इजिप्ट, वही इजिप्ट इजराइल को मान्यता देता है। क्यों? क्योंकि इजिप्ट को उधर से अपना सिनाई वाला रीजन चाहिए ना, तो वो एक बड़ा रीजन है। तो दे कम टू द टेबल, और अनवर सादात और मेनाचिम बेगिन, इन दोनों को पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज ये पुरस्कार की राजनीति है ना, तो इनको इसलिए नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया जाता है। पर जो वहां पे देखिए ये क्या है, भावनाओं का मामला है, रिलीजन का मामला, भावनाओं का। तो क्या होगा, वहां का जो एक इस्लामिक जिहादिस्ट ग्रुप है इजिप्ट का, वो ये मानेगा नहीं, एंड दे वुड असैसिनेट अनवर सादात इन 1981। तो 1979 तक देख रहे हैं आप मामला कितना पहले ही उलझ गया है। इजराइल पैलेस्टाइन अब मामला है, पर नहीं भी है, क्योंकि ये एक अरब रीजनल लीडरशिप का मामला बनते जा रहा है। अब 1979 में एक और चीज क्या होगी, ईरान में आ जाएगी शिया गवर्नमेंट। अभी तक 1978 तक अहमद शाह पहलवी की गवर्नमेंट होती है, जो कि सुन्नी गवर्नमेंट होती है, और वो यूएस को सपोर्ट कर रहे होते हैं वो। अब जैसे ही शिया गवर्नमेंट आएगी तो ईरान हो जाएगा यूएस के अगेंस्ट, वो पूरा न्यू रेजिम उनके अगेंस्ट, और यहां से शिया सुन्नी विवाद भड़क जाएगा रीजन में। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और यूएई सुन्नी नेशंस, ईरान बन गया शिया नेशन। और यहां पे अब यूएस क्या करेगा, यूएस अभी भी यही सोच रहा है कि इरान को इजराइल को एक्सेप्टेंस दिलाया जाए, इजराइल को एक्सेप्टेंस दिलाया जाए, एंड दैट्स व्हाई इट विल ट्राई टू वर्क दिस शिया सुन्नी डिस्प्यूट इन इट्स फेवर। और क्या करेगा ईरान आते के साथ ही विल प्रोजेक्ट इटसेल्फ एज अ सिंपथाइजर ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल। तो अब ये 1979 में ये ट्विस्ट आया कहानी में, अब ईरान चाहता है उस रीजन की लीडरशिप पर अपने आप को प्रोजेक्ट करना। फिर 1991 गल्फ क्राइसिस होगा। 1989 से 1991 वाला टाइम बहुत ही आप कह सकते हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी मतलब इवेंटफुल रहा। क्यों? दो चीजें हुई, गल्फ वॉर हुआ। गल्फ क्राइसिस में क्या होता है, सद्दाम हुसैन इराक का जो लीडर है, नाउ ही विल ट्राई टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ लीडर ऑफ द रीजन, एंड ही अटैक्स कुवैत। और फिर उसके रिस्पॉन्स में यूएन 42 कंट्रीज का एक कोलिशन बना के इराक पे अटैक कर देता है। और इन 42 कंट्रीज में कौन कौन है, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, यूएई है, सीरिया है। अरब कंट्रीज ही अटैक कर रही है
इस कोलिशन का हिस्सा बन के इराक पे, और सद्दाम हुसैन को पीछे से कौन सपोर्ट दे रहा है? ईरान। तो ये एक वापस से देखिए आप ग्लोबल पॉलिटिक्स का मामला चल रहा है। और इजिप्ट में अब अनवर सादात की जगह होस्नी मुबारक आ गए हैं पहले ही। और दूसरा जो एक सबसे बड़ा इवेंट होता है बिटवीन दिस टाइम इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सोवियत संघ टूट जाता है और कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। और कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, सोवियत संघ टूट जाता है, तो क्या होता है? जो ये नेशंस हैं जो एक कैंप से दूसरे कैंप में जा रहे थे, उनको अब कोई कैंप बचता ही नहीं है। एक अभी यूएस बन जाता है जिसके पास जा सकते हैं लोग। तो इस कारण से अब 1993 में ओस्लो अकॉर्ड होगा। ओस्लो अकॉर्ड क्या है? ओस्लो अकॉर्ड में पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ही इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देगा अंडर सम कंडीशंस ऑफ कोर्स, कि वेस्ट बैंक और गाजा पैलेस्टाइन को दिए जाएंगे एंड पैलेस्टाइन नेशनल अथॉरिटी जिसके प्रेसिडेंट यासिर अराफात बन जाते हैं, दैट दे विल रूल ओवर दीज टू रीजन्स, वेस्ट बैंक और गाजा। तो लग रहा था कि भाई ये टू नेशन थ्योरी सफल हो जाएगी। टू नेशन है ना, टू नेशन मतलब, टू नेशन देखिए हमेशा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि टू नेशन का मतलब यह है कि जूइश पीपल विल हैव अ स्टेट ऑफ इजराइल एंड अरब पीपल, या आप मान लीजिए रिलीजन के बेसिस पे देखें तो इस्लामिक जो जनता है उनको गाजा और वेस्ट बैंक मिलेंगे। पर ये बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि इजराइल में भी बहुत सारे पैलेस्टीनियंस आते हैं, वहां पे काम करने के लिए आते हैं, जब 21% पॉपुलेशन इजराइल में पैलेस्टीनियन पीपल है। तो ये मामला टू नेशन तो है सॉल्यूशन, पर उलझा हुआ है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये होता है कि ओस्लो अकॉर्ड को हमास नहीं मानता। हमास कहता है कि भाई वी तो स्टिल वांट टू एलिमिनेट इजराइल। और हमास को किसकी शह मिली पड़ी है? कौन दे रहा है हथियार? कौन दे रहा है? किसकी पावर पे हमास इतना आगे बढ़ पा रहा है? ईरान की पावर पे, ईरान की शह पे हमास बनता है 1987 में। और फिर वो इस चीज को अपोज करता है। अब देखिए ये ऑपोजिशन से हो क्या रहा है? ऑपोजिशन से ये हो रहा है कि इजराइल भी अब ये वापस से ओस्लो अकॉर्ड मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि गाजा में आ गए। 2006 में क्या होगा? गाजा में हमास की सरकार बन जाएगी, जो एक मिलिटेंसी ग्रुप है। अब देखिए गाजा में बन गई हमास की सरकार, वेस्ट बैंक में है पैलेस्टीन नेशनल अथॉरिटी या फतह पार्टी, वही उनकी मतलब उनका वर्चस्व, उनकी सरकार। तो अब ये काम बनेगा कैसे? दोनों को, पैलेस्टाइन के ही दो रीजन आपस में अग्री नहीं कर रहे हैं। तो ओस्लो अकॉर्ड पे इजराइल खुद ही अब ये मानता नहीं है कि ओस्लो अकॉर्ड को वो फॉलो कर पाएगा। इजराइल ने भी क्या करा? इजराइल ने भी जाके वेस्ट बैंक में जूइश सेटलमेंट्स बनाने शुरू कर दिए, ईस्ट जेरूसलम में जूइश सेटलमेंट्स बना दिए। तो अब ये टू नेशन वाला मामला भी उलझ गया है। और यहां पे अब क्या हुआ है? अब आपको अगर समझना है तो हमको ये देखना होगा कि इस रीजन में एक्चुअली अब इजराइल से कम प्रॉब्लम है लोगों को, ईरान से ज्यादा प्रॉब्लम है। और क्या प्रॉब्लम है? ईरान क्या कर रहा है? ईरान एक तरफ हिजबुल्ला जो ग्रुप है उसको एनकरेज कर रहा है, जो कि एक शिया ग्रुप है। दूसरी तरफ ईरान हमास को भी सपोर्ट कर रहा है, जो कि एक सुन्नी ग्रुप है। देखिए रिलीजियस विवाद नहीं है ये, भावनात्मक विवाद नहीं है ये, नॉट एनीमोर। It is all about the regional power. It is all about the global politics. तो ईरान ये कर रहा है। दूसरा ईरान क्या कर रहा है? ईरान यमन में हाउथी शिया ग्रुप को एनकरेज कर रहा है। तो इसलिए अब क्या हो गया है? यूएई, यमन, सऊदी अरेबिया, ये इन्होंने आगे आकर टेररिज्म को एज अ प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज कर दिया है, एक्नॉलेज कर दिया है। जबकि अभी तक ये नहीं कर रहे थे। तो ये ऐसी चीज इंडिया के फेवर में चली गई कि हाँ भाई ठीक है, देखो टेररिज्म है, हो रहा है। क्योंकि अब इन लोगों को लग रहा है कि ईरान इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम इन द रीजन। ईरान और सऊदी अरेबिया की बिल्कुल नहीं जमती है, और ईरान सीरिया को सपोर्ट कर रहा है उधर से। तो यहां पर अब ये जो पूरा मामला है इजराइल पैलेस्टाइन का, ये इस तरीके से उलझा हुआ है। अब देखिए ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक और यहां पर अकॉर्ड होता है, जो है जब
कोविड हो रहा था दुनिया में, वी वर ऑल कोविड से जूझ रही थी दुनिया, तब 2020 में एक अब्राहम अकॉर्ड होता है। और अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम नाम वही है कि ऑल द 3 रिलीजन आर कनेक्टेड, आर कॉल्ड अब्राहमिक रिलीजन, तो मूल से कनेक्टेड है। तो अब्राहम अकॉर्ड में बहरीन, यूएई, सूडान और मोरक्को इजराइल को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। देख रहे हैं आप, टर्की ने तो सबसे पहले 1950 में ही कर दिया, फिर कैंप डेविड में इजिप्ट ने कर दिया, फिर जॉर्डन ने कर दिया, फिर बाद में अब इन 4 कंट्रीज ने भी कर दिया। मतलब क्या है कि इजराइल को तो आप सब रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और देखिए इन 4 कंट्रीज ने कैसे किया, सऊदी अरेबिया की ब्लेसिंग है उसमें, तो मतलब सऊदी अरेबिया इज इन फेवर ऑफ अब्राहम अकॉर्ड। और किसके नेतृत्व में हुआ, यूएस में लीडर कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। और आपको शायद पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन में जो जूइश लॉबी थी वहां की, उन्होंने बहुत फंडिंग दी, क्योंकि वो ये वहां पर इस तरीके का कुछ सोच रहे होंगे, है ना। तो ये एक जो हमको समझ में आता है कि इजराइल अब यहां पर एक अप्रूवल, रिकॉग्निशन गेन करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी बात क्या है, यूएस सऊदी अरेबिया, इजराइल और यूएई को अपने साथ लाना चाहता है, जबकि यूएस की रशिया और चाइना से बनती नहीं है, और रशिया और चाइना इसलिए ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए ईरान पे इतने सैंक्शंस वगैरह लगाने के बावजूद उनको इतनी टेंशन नहीं होती है, क्योंकि रशिया और चाइना उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, चाइना ने क्या किया, चाइना ने अपनी यहां पर चाइना ने देखा कि भाई यूएस से तो यहां पे काम अब बन नहीं रहा है, यूएस से थोड़ा यूएस की भी पावर थोड़ी सी अब चैलेंज हो रही है ना, अब देखिए आज के वर्ल्ड में। तो चाइना यहां पर आकर सऊदी अरेबिया और ईरान को सेम स्टेज पे लेके आ जाता है अग्रीमेंट के लिए। तो वो तो बहुत बड़ा, ऐसा लगता है भाई डिप्लोमेटिक रेवोल्यूशन हो गई है। तो बट नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यूएस ब्रिंग्स सऊदी अरेबिया और इजराइल को सेम स्टेज पे, और फिर क्या करता है, ईरान हमास को फिर से उकसाता है कि भाई थोड़ा कुछ करो अभी, राइट। तो दिस इज हाउ like this entire Israel Palestine issue has gotten tangled, and it has for last 50 60 70 years has been about regional and world politics. तो अब समाधान क्या है इस मामले का, देखिए समाधान ये है, 2 चीजें हैं। मैं आपको समाधान के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, रेजोल्यूशन क्या है, और दूसरा इंडिया का पोजीशन क्या है। देखिए समाधान ये है कि 2 स्टेट्स वाला मामला सही है, बट उलझा हुआ कैसे है कि अब पॉपुलेशन का भी कोई ऐसा नीट डिवीजन नहीं है। वो दोनों जगह पैलेस्टाइनियन रीजन्स में जूइश सेटलमेंट्स हैं, और इजराइल में बहुत सारे पैलेस्टीनियंस आके काम करते हैं। तो कैसे अलग हो जाएंगे एग्जैक्टली। दूसरा, विद इन पैलेस्टाइन ही अग्रीमेंट नहीं है, और तीसरा, रीजनल लेवल पे ही लोग नहीं चाहते कि यह मामला इतना सेटल हो जाए। सेटल ही हो जाएगा तो ईरान की पावर को चैलेंज नहीं हो जाएगा, और ईरान चाहता नहीं है ये, राइट। तो ये मामले का समाधान है, वो ओस्लो अकॉर्ड में है, देयर इज अ रेजोल्यूशन देयर, बट ये रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करना ही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया की पोजीशन क्या है, देखिए इंडिया विल ऑलवेज क्रिटिसाइज द वायलेंस, इट विल नॉट क्रिटिसाइज एनी वन ऑफ द साइड, क्योंकि इंडिया रहेगा बैलेंस्ड इस पूरे मामले में। वेयर एज इंडिया इज ऑल्सो कॉन्स्टेंटली एस्टैब्लिशिंग डिप्लोमैटिक रिलेशन एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द ऑल द अदर कंट्रीज इन द रीजन। सऊदी अरेबिया हो गया, वहां पे आप इधर के रीजन्स देख लीजिए, इजिप्ट हो गया, लेबनान हो गया, इनके साथ इंडिया इज ट्राइंग टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग डिप्लोमैटिक टाइज। तो इंडिया का दूसरा एंगल जो है वो ये है कि इंडिया वांट्स टू क्रिएट अ इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप कॉरिडोर। ये चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया बिल्ड करना चाहता है, ऐसा G20 के डिस्कशंस में ये बात आई है। तो इंडिया हमेशा चाहता है कि यहां पर शांति रहे इस रीजन में, सो दैट इट कैन क्रिएट अ कॉरिडोर लाइक दैट। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को कितना ये कॉम्प्लिकेटेड और मल्टी लेयर्ड इशू बन चुका है, और एक तरीके का ये
प्रॉक्सी वॉर बन चुका है कि वॉर कुछ किसी और का है, कोई और लड़ रहा है या लड़वा रहा है. एंड आई फील दिस इज वेयर आई वुड वॉन्ट टू एंड टूडेज एपिसोड. मैं आपको एक 20th सेंचुरी के जो बड़े बड़े इवेंट्स थे उनको आज मैं शेयर करना चाहता था, और किस तरीके से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स में उलझ गया है ये इशू, और लगातार समाधान इसका रेजोल्यूशन ही नहीं हो रहा है. ये हमेशा एक ब्लीडिंग वुंड बना हुआ है. आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं, और मुझे लगता है दिस इज द एंड ऑफ आवर सीरीज ऑन इजराइल पैलेस्टाइन. I hope you got like a very, very good context, historical understanding of the entire conflict, of why this exists today and how and what is the situation of the conflict today. अगले एपिसोड से हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जहां पर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को बहुत डीप में डिस्कस करेंगे. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बाय द वे, इजराइल पैलेस्टाइन की जो सीरीज है वो वन ऑफ द मोस्ट हर्ड सीरीज बनी है, तो मुझे आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू आर लिसनिंग एंड एंजॉइंग दिस सीरीज. सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अंटिल नेक्स्ट टाइम, जय हिंद.